बेटा कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें था ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, फिर ये किया था कि ओस्मोटिक प्रेशर कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड देन हमने किया था मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना विद द हेल्प ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। तो कल लास्ट टॉपिक हमारा यही था। आप लोगों को ध्यान होगा जो कल मैंने लास्ट आपको फॉर्मूला करवाया है, दैट इज I इक्वल टू सी आई टी, और सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन है मोलैरिटी के टर्म में, मतलब I इक्वल टू ये हो गया WP डिवाइड बाय MB इंटू V इंटू R इंटू T। कल का लास्ट टॉपिक हमारा ये था। पाई यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर है, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, R आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है। ठीक है, कल हमने लास्ट टॉपिक किया था ये, यहां तक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो आप देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड। बेटा बहुत बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछती है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द molecular mass of मैक्रोमोलिक्यूल्स। आज यही टॉपिक चलेगा सेम, अभी हमारा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर का ही चलेगा, आज ट्राई करेंगे इसे पूरा करने। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, टू डिटरमाइन द मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। हमने बेटा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगर आपको ध्यान हो हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक ही कंक्लूजन किया है कि इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटरमिनेशन होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूट है, वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसका लार्ज मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब मैनी यूनिट, जिसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मास हो। तो अगर हमें किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करते हैं, बाकी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्यों नहीं करते। जो हमने पहले 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां बात थी वेपर प्रेशर की। अब वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिक्वायरमेंट होगी हाई टेम्परेचर की। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी में फिर से हाई टेम्परेचर करना पड़ा। थर्ड में टेम्परेचर को लो करना पड़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो शुरू की 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या तो उन्हें बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए या उसमें बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जो आपकी ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नॉर्मली हो जाती है रूम टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो खास बात इसमें यही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही यूज क्यों की, बाकी क्यों नहीं की, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, बाकी कोई नहीं होती। सेकंड, इट यूज मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। आपको ध्यान होगा जो बीच की 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू केपी इंटू एम, और नेक्स्ट थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। इन दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पे यूज किया था मोलैलिटी का। लेकिन जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टर्म है, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर जो ये सी है कंसंट्रेशन, आप लोग खुद देख सकते हो, ये मोलैरिटी की टर्म है। ये किस टर्म में है बेटा, मोलैरिटी की टर्म में है। तो एक ये ही ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मोलैरिटी को यूज करती है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। तो ये 2 वजह है कि हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक तो क्या है कि रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, और सेकंड क्या है, इसमें मोलैरिटी का यूज होता है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, कर लोगे बेटा। हाँ भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जब कर दो बेटा, ये हो गया होगा ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution. What is isotonic solution? Two solutions, two different solution have same osmotic pressure. Two different solution have same osmotic pressure. यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे और उन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लीजिए मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। अब है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मान लो बेटा हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, ए एंड बी। अब अगर जो ए और बी है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो, पहले केस में क्या था, जो दोनों कंपोनेंट थे अलग अलग, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, ए इक्वल टू बी, दोनों का क्या सेम था? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इस केस में मैंने क्या लिखा, दो सॉल्यूशन है ए और बी और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अलग अलग है, तो मान लिया एक का ज्यादा है और एक का कम है। तो आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, बी बड़ा है किससे? ए से। इसका मतलब ए का है लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ए का लो है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपने बी देखा बेटा, बी का हाई है, क्या हाई है? ऑस्मोटिक प्रेशर। दो कंपोनेंट है ए और बी, इसमें ए का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो जिस कंपोनेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मीनिंग भी ज्यादा ही तो होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लो वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक, और हाई वाले को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। तो यहाँ दो अलग अलग सॉल्यूशन थे ए और बी, दोनों का अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो था उसे हमें बोला हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था हमने उसे बोला हाइपरटोनिक। और अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, कर लोगे बेटा? बताओ भाई। यस मैम। यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद इसे अप्लाई कहाँ करना है, क्या इसका यूज है वो आप लोग देखिए, तब तक आप यहाँ तक का नोट कर लो। जो आइसोटोनिक है ना बेटा, इसी का एक और नाम और है, लिख लो, आइसोमोटिक सॉल्यूशन। आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। ओ मर्ज हो गया बेटा, आइसोमोटिक मतलब आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसको बोलेंगे आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी, ये तो हो गया हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे हमारे पास है प्लाज्मोलाइसिस एंड हीमोलाइसिस।
तो नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड हीमोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एंड हीमोलाइसिस। अब इन दोनों में क्या फर्क है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और हीमोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल। और हीमोलाइसिस क्या होता है, स्वेलिंग, या आप ये कह सकते हो रप्चर ऑफ सेल वॉल। स्वेलिंग और रप्चर ऑफ सेल वॉल। प्लाज्मोलाइसिस में होती है श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल और हीमोलाइसिस में होता है स्वेलिंग एंड रप्चर ऑफ सेल वॉल। मतलब इसमें सेल वॉल का साइज और भी सिकुड़ जाता है, अंदर का पानी बाहर आ जाता है, और इस केस में जो सेल का साइज है वो बढ़ जाता है, मतलब अंदर पानी चला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दो एग्जांपल। हमने ना बॉइल्ड एग लिया, हमने क्या लिया, बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग के ऊपर की जो हार्ड लेयर थी उसको रिमूव कर दो, उसे रिमूव कर दो बाय एडिंग HCl। HCl डालोगे तो जो उबला हुआ अंडा है उसके ऊपर की जो वो हार्ड वाली लेयर है वो हट जाएगी, या आप उस लेयर को हाथ से हटा के खाते हो, उसे हाथ से हटा लो, वही बात है। ठीक है, अब हमने बॉइल्ड एग लिए दो। अब बॉइल्ड एग के ऊपर की जो मेम्ब्रेन हमने हटा दी, उसके बाद जो अंदर वाली मेम्ब्रेन हम खाते हैं वो काम करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। मैंने एक केस में बॉइल्ड एग को रख दिया सोल्ट के सॉल्यूशन में, और मैंने एक केस में बॉइल्ड एग को रख दिया प्योर वाटर में। ठीक है बेटा, तो ये मैंने दो एग्जांपल लिए, मैंने दोनों में बॉइल्ड एग डाला। मैंने एक में बॉइल्ड एग को डाला सोल्ट के सॉल्यूशन में, और मैंने एक में बॉइल्ड एग को डाला प्योर वाटर में, और हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। तो हम आधे एक घंटे के बाद क्या देखेंगे, जो वाला एग हमने सोल्ट सॉल्यूशन में डाला है उस एग का साइज पहले से भी रिड्यूस हो गया और छोटा हो गया। जो एग आपका साल्ट सॉल्यूशन में है उस एग का साइज पहले से भी और कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा, सेल साइज रिड्यूस हो रहा है तो श्रिंकेज होगी, यहाँ पे क्या होगी, श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब प्लाज्मोलाइसिस होगा। इसमें अंडे का साइज और भी छोटा हो गया, अंडा सिकुड़ गया। अंडा कब सिकुड़ेगा, जब अंडे के अंदर का पानी बाहर आ गया, हो गया। अब जब जिस केस में हमने अंडे को प्योर वाटर में रख रखा है तो वो अंडा फूल के और बड़े साइज का हो जाएगा। इस अंडे का साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस अंडे के अंदर पानी चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, स्वेलिंग या रप्चर ऑफ सेल वॉल। और इसका मीनिंग इसे हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। तो एक केस में तो प्लाज्मोलाइसिस हुआ और एक केस में आपका हीमोलाइसिस हुआ। ठीक है, अब प्लाज्मोलाइसिस कैसे हुआ, हीमोलाइसिस कैसे हुआ, आप देखो। कल मैंने आपको पढ़ाया था ओस्मोसिस होता क्या है, कोई बताएगा बेटा उसे मूवमेंट किसका किस तरफ होता है। ओस्मोसिस में मूवमेंट कहां से कहां होता है, प्योर सॉल्वेंट टू solution side, or we can say that from low solute concentration to high solute concentration। यहां मैंने एग को सोल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ है, सोल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंडे में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और जो सोल्ट का सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। तो जो अंडे के अंदर का मॉइस्चर है, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो सारा भी अंडे में से बाहर आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, जो इसका साइज है वो और भी छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल होगी। इट मींस इसे आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइसिस। अब सेकंड केस में देखो क्या होगा बेटा। सेकंड केस के अंदर अंडे को हमने प्योर वाटर में रखा है। अब जो प्योर वाटर है इसमें लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है। अगर वाटर प्योर है तो इसमें सोल्यूट तो ना के बराबर है, तो प्योर वाटर में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, और एग में इस बार क्या होगी, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन।
अगर पानी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो एग में सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी। अब वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, तो जो बाहर का पानी है वो किस में जाने लग जाएगा, एग के अंदर जाने लग जाएगा। इसका मतलब जो एग का साइज है वो और बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, रप्चर होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। और इसे हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। तो यहाँ पे दो केस हुए, एक में प्लाज्मोलाइसिस हुआ और एक में हीमोलाइसिस हुआ। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल, और हीमोलाइसिस में क्या होगा, स्वेलिंग और रप्चर ऑफ सेल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? यस बताओ मैम। भी, यस मैम। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? नो मैम। ठीक है, चलो पढ़ाऊं फिर आगे। अब हम थोड़ा सा चलेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी की तरफ। लो बीपी कब होता है, हाई बीपी कब होता है, हमारे ब्लड में सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहे, अब वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, करें बेटा आगे। अब देखिए, ब्लड सेल्स remains isotonic with, blood cells remains isotonic with 0.91% mass by volume salt concentration। अगर हमारी बॉडी में सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.91%। अगर हमारी बॉडी में सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% है, अगर हमारे ब्लड में सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ना तो लो होगा ना हाई होगा। ठीक है, लेकिन कई बार हाई बीपी और लो बीपी हो जाता है, उस केस में क्या होता है, जो ब्लड सेल का साइज है वो या तो बढ़ जाता है, श्रिंक हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, या वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स में अगर सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.9% रहेगी तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में नमक का अमाउंट 0.91% से कम हो गया तब तो लो बीपी होगा, और अगर हमारी बॉडी में सोल्ट का अमाउंट 0.91% से ज्यादा हो गया तो हाई बीपी होगा। आप सबको पता है अगर किसी को हाई बीपी है तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है कि आपको लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना है सोल्ट को, क्योंकि उसकी बॉडी में सोल्ट का अमाउंट पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो उसे उसको लेवल पे लेके आना है। हाई बीपी कब हुआ, जब उसके ब्लड में सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा थी, इसलिए डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि आप लेस क्वांटिटी में सोल्ट लो, क्योंकि आपकी बॉडी में सोल्ट की कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है। मतलब आपको सोल्ट कंज्यूम करना है 0.9% या इससे कम, ताकि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी को लो बीपी होता है तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस देता है कि आपको अपने फूड में थोड़ी सी सोल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, क्योंकि लो बीपी उसको होगा जिसकी बॉडी में सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% से कम होगी। डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आपको थोड़ी हाई क्वांटिटी लेनी है सोल्ट की, ताकि वहां भी सोल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% हो सके। ठीक है, तो लो बीपी वाले को लेना होता है हाई अमाउंट में सोल्ट, और हाई बीपी वाले को लेना होता है लो अमाउंट में सोल्ट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल्स kept in, what happens when blood cells kept in? फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हमने ब्लड सेल्स को रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए सब ध्यान से यहाँ, ये ब्लड सेल है, हाँ बेटा देखिए आगे दिख रहा है। हाँ भी बताओ बेटा, दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए हमने क्या किया, इस केस में मैंने ब्लड सेल को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और मैंने सेकंड केस में ब्लड सेल को रखा। मैम आपकी वीडियो ऑन करो। बेटा ऑन है, नेटवर्क वीक होगा या तो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन